आज अपने ऐप में कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक यूआरएल सिक्योर करने के लिए है एनडीके यूज करते हैं। ठीक है, जो हम बेस यूआरएल जैसे एपीआई की वगैरह होता है उसको सेटअप कर लेते हैं एनडीके के थ्रू। ठीक है, एक होता है प्रोगार्ड। ठीक है, अभी प्रोगार्ड अपडेट करके हो गया है, R8 बोलते हैं अभी इसको भी। ठीक है, अब तो R8 भी आ गया है। ठीक है, R8 ही प्रोगार्ड का एडवांस क्या? सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज देखेंगे कि अपने ऐप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऐप को। तो क्या, अभी तो हम लोग सिक्योरिटी पे कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि भाई ये अपना एंड्रॉयड का ऐप सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब जैसे कि क्या होता है सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन का नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। एक होता है HTTPS और HTTP होता है। ठीक है, जब भी हम किसी सर्वर से डेटा फैच या सेंड करते हैं तो वो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है। अगर वो डेटा सिक्योर नहीं है तो हैकर्स उसे कैप्चर कर सकता है। सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि डेटा इनक्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इसलिए हम एच टी टी पी पहले क्या होता था, HTTP यूज करते थे तो जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता था ये इनसिक्योर होता था। ठीक है, और डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होता था, तो कोई भी हैकर मिडिल में अटैक करके डेटा रीड कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है HTTPS होता है जो हम अपने इसमें करते थे। इसमें क्या होता है SSL TLS इंक्रिप्शन होता है जो डेटा को इंक्रिप्ट करता है ताकि कोई थर्ड पार्टी यूजर्स रीड ना कर सके। एंड्रॉयड में HTTPS यूज करते हैं, जैसे कि हम एंड्रॉयड जैसे जो API लेवल 28 था एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड 9 आया था तब से मैंडेटरी कर दिया था कि HTTP रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होती है। ठीक है, मतलब HTTP अब नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको HTTP अलाउ करना हो तो नेटवर्क सिक्योरिटी config.xml में फाइल क्रिएट करना होगा। फाइल क्रिएट करके अलाउ कर सकते हो। मतलब अगर लेकिन ये टेस्टिंग पर्पज के लिए, अगर हमारा कोई ऐप पब्लिश है मतलब वो प्रोडक्शन में है तो इसको लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं लेकिन मतलब प्रोडक्शन के लिए नॉट रिकमेंडेड है। मतलब ठीक है, हमेशा HTTPS ही यूज करें। ठीक है, ये होता है, एक तो पहले ये रूल्स है मतलब ये कहाँ मतलब पे सर? नहीं, कहाँ पे जब एपीआई कैसे का पता चलेगा हमारे यहाँ पे? देखो इसकी। ओके। ओके। एपीआई कॉल करती होगी तो उसमें HTTP और हम्म, HTTPS होता ना। जी सर। हाँ, तो HTTP अभी नहीं चलता है। ठीक है, में जब से एंड्रॉयड 9 के बाद से नहीं चलता है। अगर हमें उसको यूज करना है HTTP तो हमें नेटवर्क कॉन्फ़िग डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना पड़ता है। एक्सएमएल फाइल में भी बताता हूँ, तो उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, कि भाई ये है और ये इसको यूआरएल है उसको दिखाना मतलब बताना पड़ता है। ठीक है, पहले चल जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक HTTP और HTTPS है। अब एक होता है प्रोगार्ड और R8। ठीक है, कोड ऑब्फस्केशन होता है। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऑब्फस्केशन क्या होता है तो तुम समझ जाना कि R8 और प्रोगार्ड को ही ऑब्फस्केशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑब्फस्केशन। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसको R8 और प्रोगार्ड को बोलते हैं। ठीक है, जब आप अपनी एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करते हैं तो एपीके के अंदर कोड रीडेबल होता है। ठीक है, कोई भी इजीली एपीके डिकम्पाइल करके सोर्स कोड एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इससे बचने के लिए हम कोड ऑब्फस्केशन होता है। ठीक है, जैसे प्रोगार्ड हो गया। ठीक है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, और R8 यूज होता है। ठीक है, प्रोगार्ड होता है, प्रोगार्ड एक टूल है जो आपके एंड्रॉयड ऐप के कोड को मिनीफाई ऑब्स्क्रेट और ऑप्टिमाइज करता है ताकि हैकर्स इजीली डिकम्पाइल ना कर सकें। ठीक है, प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो फाइल में रूल डिफाइन करना होता है। अगर आप रिलीज मोड में प्रोगार्ड इनेबल करना चाहते हो तो बिल्ड डॉट गडल में ये सेटिंग ऐड करनी होगी। मतलब जैसे कि इसको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, ये जो फाइल होती है
ठीक है। ये क्या होता है, इस मिनी इनेबल्ड करना पड़ता है, ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है जब हम प्रोजेक्ट नया बनाते हैं। अगर हम प्रोगार्ड इनेबल करना है कि कोई हमारा एपीके अगर पा गया तो वो डिकम्पाइल ना कर सके, तो इस मिनीफाई इनेबल ट्रू करना पड़ता है, बस ये चेंज करना पड़ता है। तो आपका ऐप सिक्योर हो जाता है। ठीक है, प्रोगार्ड इनेबल हो जाता है। इस सिंक रिसोर्स मतलब ट्रू करने से जो रिमूव अनयूज्ड रिसोर्सेस होता है वो रिमूव हो जाता है। जैसे मान लो आपने रिसोर्स डाला हुआ है अपने प्रोजेक्ट में, वो मतलब यूज नहीं हो रहे हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, अनयूज्ड रिसोर्स हो जाते हैं जब आप उसको डिकम्पाइल करते हो। ठीक है, उसके लिए होता है, लेकिन मेन ये है। ठीक है, इनेबल प्रोगार्ड इनेबल करने के लिए इसको ट्रू करना पड़ता है। इस मिनीफाई इनेबल ट्रू कर दोगे तो प्रोगार्ड इनेबल हो जाता है। ठीक है, बस यही कोड में चेंजेस होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोगार्ड रूल्स लिखना हो तो लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है। ठीक है, और जैसे जब एंड्रॉयड जो 8 के बाद, ठीक है, जो एंड्रॉयड 8 के बाद R8 का इंट्रोड्यूस किया गया था, जो प्रोगार्ड को अल्टरनेटिव है। ठीक है, प्रोगार्ड का अल्टरनेटिव है। R8 प्रोगार्ड से फास्ट और ऑप्टिमाइज है, और R8 ऑटोमेटिकली मिनिफिकेशन ऑब्फस्केशन और कोड ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, और प्रोगार्ड में जैसे क्या होता है, स्पीड थोड़ा स्लो होता है, R8 में थोड़ा फास्ट हो जाता है, और आर आर प्रोगार्ड में थोड़ा बेसिक होता है ऑप्टिमाइजेशन, और R8 में एडवांस होता है। और ये क्या होता है ना, अगर आप इसको मतलब अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो 3.4 प्लस 3.4 प्लस से ज़्यादा यूज कर रहे हो जो वर्जन है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मतलब अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो 3.4 प्लस किया हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उस पर, तो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाता है। R8 आपको करने की जरूरत नहीं होती कहीं। ठीक है, और R8 को अगर मतलब अगर आपको ये करना भी होता है, तो शायद यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ इनेबल करना होता है। ठीक है, एक ग्रेडल प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, एक ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ग्रेडल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे आप ना लगा यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे इन्हें मैंने एंड्रॉयड डॉट इनेबल R8 ट्रू कर दिया। ठीक है, इनेबल R8 फुल मोड ट्रू, ये ऑप्शनल है, फुल मोड फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन, तो इसको आप कर दोगे तो ये R8 इनेबल हो जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया। और कुछ नहीं करना होता, अगर आपको R8 इनेबल करना है तो आपको बस ये दो दो चीजें लगानी पड़ती है। ठीक है, और ये हो, ठीक है, ये R8 इनेबल यहाँ से होता है। ठीक है, और प्रोगार्ड यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से एक बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बस इसको ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो इनेबल हो जाता है, ओके। और तुम्हें कोई कोई चेंजेस करने नहीं होते। ओके ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, और प्रोगार्ड और R8 में ज़्यादा डिफरेंट सर। नहीं, और R8 को यूज करना रिकमेंडेड है, क्योंकि ये नए और ऑप्टिमाइज और नया ऑप्टिमाइज है, इसलिए R8 लोग यूज करते हैं। अब पहले आप प्रोगार्ड यूज करते थे, लेकिन दोनों इनेबल करके रखना पड़ता है अगर हमारा अपने कोड लिख रहे हैं तो। ठीक है, होता है, जितना भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो ना, उसका उससे रिलेटेड आपको प्रोगार्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एक बार लिख दिया, मतलब सब मतलब एक लाइब्रेरी एक लिख दिया। जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो रेट्रोफिट यूज कर रहे होगे, ठीक है, मतलब जो भी रेट्रोफिट या उसके लिए यूज कर रहे होगे, या रूम डेटाबेस यूज कर रहे हो, यहाँ पे कीप क्लास एंड्रॉयड रूम ऐसे लिख दोगे तो ये क्या करेगा, उससे प्रिवेंट कर देगा, रूम डेटाबेस से जितने भी आपके क्लासेस होंगे ना, वो प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, ये जैसे ये क्लासेस एक्सटेंड व्यू मॉडल से रिलेटेड होगा, वो प्रिवेंट कर देगा। ये पास लेवल से रिलेटेड होगा तो ये कर देगा, तो ये लॉग से रिलेटेड होगा तो ये कर देगा। तो हर उसके लिए हर लाइब्रेरी के लिए आपको लिखना पड़ेगा। एक होता है एसएसएल पिनिंग। ठीक है, आपको कभी कभी पूछते हैं, मतलब इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, मतलब एसएसएल पिनिंग क्या होता है, क्या चीज होता है। ठीक है, मतलब पिनिंग का
पिनिंग मतलब क्या होता है कि एक ऑप्शनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो एसएसएल सर्टिफिकेट पर डिपेंड करने वाला सर्विस या वेबसाइट की सिक्योरिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, पिनिंग का मेन पर्पज होता है किसी होस्ट मतलब जो सर्वर होगा उसके एक्सपेक्टेड क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिफाई के साथ एसोसिएट करना, ताकि सिर्फ वैलिड और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किए जा सकें। ठीक है, मतलब एक क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिफाई क्या होता है, मतलब कि क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिफाई एक फाइल होती है जो किसी सर्वर या होस्ट की आइडेंटिफाई प्रूव करता है कि क्रिप्टोग्राफी मेथड से जब एक क्रिप्टोग्राफी आइडेंटिफाई किसी होस्ट के लिए अननोन हो जाती है तो उससे उससे पिन किया जाता है, यानी परमानेंटली एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हो गया, मान लो आपने आपने एंड्रॉयड में एसएसएल पिनिंग यूज किया है, तो ये करेगा, इंश्योर करेगा कि भाई जो बंदा ये ऐप से रिक्वेस्ट कर रहा है ये सिक्योर है, मतलब इसी से है ना, यही बंदा कर रहा है ना, इसी ऐप से तो इनक्रिप्टेड है, मतलब जो भी है पिन से है। अगर एक होस्ट के मल्टीपल आइडेंटिटीज एक्सेप्ट करे तो उन सबको पिन सेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर एक ही मतलब उसने एक ही यूआरएल है, मतलब सर्वर तो एक ही होगा, अगर उसने सबको और भी होस्ट मतलब दे रखे होंगे तो सबका स्टोर जो की होता है अलग अलग होता है सबको, तो उससे उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये होस्ट जो मतलब एंड्रॉयड ऐप से आपने उसको जब हिट करोगे एपीआई तो सिक्योर करेगा कि हाँ भाई ये बंदा वैलिड है, चेक करेगा कि हाँ ये वैलिड है, तो फिर वो ट्रस्टेड बताएगा, फिर उसी से वो एपीआई का रिस्पॉन्स देगा। अगर नहीं देगा मतलब वो नहीं होगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, मतलब वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो एक पिनसेट पे एक लिस्ट होती है, इसमें मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिफाई होती है और होस्ट सिर्फ इन्हीं में से किसी एक को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और नॉर्मल एसएसएल कनेक्शन मतलब नॉर्मल एसएसएल कनेक्शन जब होता है क्या, आप किसी भी वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ इनक्रिप्टेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और एसएसएल पिनिंग क्या होता है, मतलब कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पब्लिक की को एक्सेप्ट करते हैं ताकि फेक सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सके। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब एसएसएल पिनिंग मतलब मेनली क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट पिनिंग पिनिंग एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो एक होस्ट को उसके सर्टिफिकेट या पब्लिक की के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, इसका मेन काम है कि सिर्फ ट्रस्टेड और प्री डिफाइंड सर्टिफिकेट को ही एक्सेप्ट करना और फेक या अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करना। मतलब जैसे मान लो कि एक काम कैसे करता है, मतलब सर्वर का एक ओरिजिनल एसएसएल सर्टिफिकेट या पब्लिक की ऐप के अंदर स्टोर किया जाता है, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, जब आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो सर्वर को सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, अगर सर्वर का सर्टिफिकेट स्टोर सर्टिफिकेट के साथ होता है तो कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो जाता है, अगर मैच नहीं होता है तो कनेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इवन अगर 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 एसएसएल पिनिंग फेक मतलब अगर कोई फेक सर्टिफिकेट होगा को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एसएसएल पिनिंग की, मतलब एंड्रॉयड आईओएस ऐप जैसे होते हैं जो अपने ऐप से ये डिसाइड करती है कि कौन सा सर्टिफिकेट टेस्टेड है या नहीं। ये डिसीजन एंड्रॉयड का एक सीए स्टोर या आईओएस टेस्टेड स्टोर पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मतलब कि अगर फेक सर्टिफिकेट अटैकर्स क्या होते हैं, अटैकर्स एक फेक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करके सीए स्टोर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका प्रॉब्लम मतलब क्या है, मतलब जैसे क्या 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 प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, एक रूट सीए हैक होता है, अगर एक टेस्टेड सीए को प्राइवेट की लीक हो जाए तो अटैकर फेक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, आप टेस्ट कर ले मतलब कर लेंगे। ठीक है, ये सब होता है। एक होता है मैन इन मिडिल अटैक। ठीक है, अटैकर सर्वर और ऐप के बीच में फेक एसएसएल सर्टिफिकेट रखकर डेटा स्टील कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या है एसएसएल पिनिंग सर्टिफिकेट यूज करते हैं कि भाई हमारा ये सब सिक्योर हो, मतलब कोई फेक सर्टिफिकेट अटैक ना कर पाए, कोई मतलब रूट सी हैक ना कर पाए, और कोई मैन इन मिडिल अटैक ना कर पाए हमारे ऐप पे। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम जब बैंक की एप्लीकेशन होती है जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हम उसमें सब यूज करते हैं। ठीक है, जब जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हम यूज करते हैं बैंक वाले में यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और एसएसएल से मतलब इसीलिए तो ये सब एसएसएल पिनिंग के साथ होता है। एसएसएल पिनिंग इंश्योर करता है कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें और फेक सर्टिफिकेट को रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, यही है कि मतलब अगर मतलब मैन इन मिडिल
अटैक से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अगर एसएसएल पिनिंग ना हो तो अटैकर अपने अगर ऐप और सर्वर के बीच में फेक सर्टिफिकेट रख सकते हैं और डेटा इंटरप्ट कर सकते हैं। एसएसएल पिनिंग इंश्योर करता है कि आप सिर्फ प्री डिफाइंड सर्टिफिकेट को ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। जो ये बताया जो सीए होता है, जो सीए कम कंप्रोमाइज मतलब से सिक्योरिटी होता है। अगर टेस्टेड सीए का प्राइवेट की लीक हो जाए तो अटैकर फेक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं और एसएसएल पिनिंग से आपको सिर्फ हार्ड कोडेड टेस्टेड सर्टिफिकेट या पब्लिक की पर टेस्ट करने को फोर्स किया जाता है। तो ये सब ऐसे होता है, इसीलिए हम एसएसएल पिनिंग का मतलब बेनिफिट है सारी चीजें, ठीक है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी रहता है। एसएसएल पिनिंग से आपका ऐप और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन को एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस को से बचाता है, ठीक है। इस एसएसएल पिनिंग दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है सर्टिफिकेट पिनिंग होता है, एक होता है पब्लिक की पिनिंग होता है। सर्टिफिकेट पिनिंग में क्या होता है कि ऐप जो आप सर्वर को सर्टिफिकेट डाउनलोड करके ऐप के अंदर बंडल कर देते हो, ठीक है, इसको सर्टिफिकेट पिनिंग बोलते हैं। जब ऐप जब 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 सर्वर से कनेक्ट होती है तो स्टोर सर्टिफिकेट को रन टाइम सर्टिफिकेट से कंपेयर करता है। अगर दोनों मैच होता है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो इसको सर्टिफिकेट पिनिंग बोलते हैं। एक पब्लिक की पिनिंग क्या होता है, अगर आप सर्वर सर्टिफिकेट को पब्लिक की को एक्सट्रैक्ट कर ऐप के अंदर हार्ड कोड कर देते हो। जब जब ऐप सर्वर से कनेक्ट होती है तो रन टाइम पब्लिक की और स्टोर पब्लिक की को कंपेयर करती है। अगर मैच होती है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होती है, वरना रिजेक्ट हो जाती है। तो ये है, ठीक है। अब इसमें से बेटर कौन है, मतलब ये अगर हमें चूज करना है भाई क्या यूज किया जाए, सर्टिफिकेट पिनिंग पब्लिक पिनिंग। तो अगर आप सर्वर सर्टिफिकेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है तो ये बेस्ट है। मतलब आपकी सर्वर सर्टिफिकेट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है तो सर्टिफिकेट पिनिंग बेस्ट है। और अगर आपकी सर्वर सर्टिफिकेट रिन्यू होता है पर पब्लिक की सेम रहती है तो ये बेस्ट है, ठीक है, पब्लिक की। तो ये होता है एसएसएल पिनिंग जो हम यूज करते हैं। अगर एसएसएल पिनिंग को हम अपने ऐप में उस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर है, इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये मैंने ये अभी है, ठीक है, ये किया है, ठीक है। ये आपका डोमेन होता है, जो भी आपका डोमेन इंक्लूडेड सब डोमेन, जो भी डोमेन होता है सब डोमेन इंक्लूड करते हो, ठीक है, अगर सब डोमेन है तो, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हो, एक रिप्लेस योर पिन, ठीक है। जो एसएसएल पिनिंग होता है, मतलब ये आपको मिलता है सर्टिफिकेट जहाँ से आपको वो पिन मिलता है, वहाँ एपीआई मतलब जो सर्वर होते हैं उन लोग देते हैं, ठीक है। और रिप्लेस योर मतलब जो विद योर पिन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। 256, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आप अपने क्या करते हो, तो उससे पिन से रिप्लेस कर देते हो, अपना आपका इंक्लूडेड सब डोमेन लिख देते हो। पिन यहाँ से वो पिन से मैच करेगा, अगर वो ये मैच हो जाएगा तो फिर वो क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन बना देता है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये है, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। यहाँ पे एसएसएल नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर होता है, इसको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्टिव, ठीक है, ये होता है। अब एक होता है कि एक हम एनडीके होता है, ठीक है, एनडीके हम बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, एक फाइल बना दिया है, ठीक है, सी मेक लिस्ट डॉट टेक्स्ट। इसका क्या होता है, एनडीके इनेबल करने के लिए अपने ऐप में आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, एनडीके क्या होता है, जो ये नेटिव ये कोड नेटिव डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं एपीआई यूआरएल को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। इसमें सी मेक और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया गया है ताकि ऐप एपीआई यूआरएल को जावा या कोटलिन के बजाय एक नेटिव कोड में हम स्टोर किया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सी मेक मतलब सी मेक टेस्ट, ये क्या आ गया हूँ फाइल, ठीक है। ये ऐड लाइब्रेरी है, ठीक है, फाइंड लाइब्रेरी है।
ये टारगेट लिंक लाइब्रेरी है, तो इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, build.gradle में। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, ये एनडीके हो, देखिए ये ऑटोमेटिकली जो हम लगाते हैं ना, ये इसकी फाइल होती है ARMBI, इसको एनडीके यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये ARMBI V7 है, ये मतलब ARMBI 64 है, मतलब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं अपने बिल डॉट ये कैसे बिल पता चलता है कि 64 है या फिर 86? एक्चुअली ये पहले से प्री डिफाइन है, ठीक है, आपको जो ये प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है, जो एनडीके के होते हैं, ठीक है। अब ये जो एबीआई फिल्टर ये लगा हुआ है, मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि हम सिर्फ उन्हीं आर्किटेक्चर के लिए एनडीके बाइनरी जनरेट करना चाहते हैं जो हमारे ऐप के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे जो ऐप के लिए ज़रूरी है वो फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एबीआई फ़िल्टर। जो एबीआई इसका एंड्रॉयड एनडीके यूज होता है नेटिव कोड को के लिए स्पेसिफाइड सीपीयू आर्किटेक्चर होता है, मतलब सीपीयू आर्किटेक्चर होता है जो एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस का सपोर्ट डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं। और हमारे एंड्रॉयड ऐप में ARMBI V7 है, ARM64 V8 है, X86 है, X86 64 ये यूज होता है सिर्फ। आप मतलब ऐप सिर्फ इन आर्किटेक्चर के लिए एनडीके बाइनरी बिल्ड करेगा, ठीक है, इसलिए अननेसेसरी आर्किटेक्चर को इग्नोर करेंगे जो एपी की साइज को कम करता है, ठीक है, इसलिए हमें ये करता है। जो ARM V7 है, ये क्या करता है, परफॉर्मेंस थोड़ा कम लेकिन ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइस पे सपोर्ट होता है, ठीक है। ARM64 V8 है, ये फास्टर परफॉर्मेंस और बेटर एफिशिएंसी के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है एंड्रॉयड 10+ ऐप के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। X86 क्या होता है, मेनली एंड्रॉयड एमुलेटर के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। X86 और 64 क्या होता है, इंटेल बेस्ड 64 बिट प्रोसेसर के लिए होता है, जो हाई परफॉर्मेंस बट सिर्फ कुछ टैबलेट या क्रोम बुक्स के लिए है। तो ये आप चारों लगा दोगे ना, तो ये आपका जितने भी एंड्रॉयड के डिवाइस है सबके लिए हो जाते हैं कवर, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें एक्सटर्नल नेटिव बिल लगानी पड़ते हैं कि भाई हमारा जो CMake टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे है, जो यहाँ जो ये डिफाइन किया है उसका पाथ देना पड़ता है हमें, ठीक है, ये पाथ देना पड़ता है, वो वर्जन देना पड़ता है, ठीक है। 3.221 दिया है हमारे वर्जन, तो ये वर्जन डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ दो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनडीके क्रिएट कैसे करता है एक्चुअली? एक तो हम जब नया प्रोजेक्ट, मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, जब न्यू प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक नेटिव C++ का आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, फाइल करके न्यू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आप ये जनरेट करके दे देता है, ठीक है, जो उतनी भी फाइल होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो भी नाम दोगे अपने ऐप नॉर्मल बनता है, लेकिन इसमें एनडीके भी एनेबल हो जाता है, ठीक है। बनाओगे तो ये एनडीके एनेबल हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको मैनुअली करनी होती है तो आप वो भी कर सकते हो, मैं आपको स्टेप दे दूँ। एनडीके के लिए आपको ना यहाँ पे जो एसडीके मैनेजर है, आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। ये एसडीके, हाँ, ये एनडीके होता है, इसके लिए दो CMake और एनडीके साइड बाई साइड है। CMake इसको आपको डाउनलोड करके अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ओके करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये इनेबल हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ से जब आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आपको दो जगह बस ये डिफाइन करनी पड़ेगी ये चीज़ें, और एक यहाँ पे ये डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद ये फाइल बनानी पड़ेगी CMake लिस्ट, ये अपने आप बन जाती है फाइल, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये अगर आप जब एनडीके अपने आप करोगे इनेबल ना, तो अपने आप ये फाइल बन जाती है, सब बन जाएगी आपकी फाइल, ठीक है। ये सब अपने आप बन जाती है, ऑटो जनरेटेड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। जब ये मेन होता है, ये हमें जो हमारा यूआरएल जो बनता है हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, कि जो हम यूआरएल यूज कर रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है मेनली, ठीक है। और जैसे ये नहीं आपको मैंने बताया, ये जैसे ये आप वर्जन कहाँ गया होता,
यहाँ पे वर्जन डिफाइन है, ठीक है, जो वर्जन एनडी के सी मेक का फाइल होता है जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं जब एचडीके, तो वहाँ पे जो वर्जन होता है यहाँ पे डिफाइन होता है, जैसे 3.2 ले लिया है उसने बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वर्जन में से एक वर्जन को प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ऐड लाइब्रेरी नेटिव सेड नेटिवली सीपीपी है ना, ये चीज, ठीक है, ये क्या करता है, नेटिव एक शेयर्ड लाइब्रेरी है, ये डॉट्स एसओ फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नेटिव लाइब्रेरी डॉट सीपीपी फाइल से ये लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ठीक है। तो फाइंड लाइब्रेरी का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि ये क्या करता है, एंड्रॉयड के लॉग लाइब्रेरी यूज किया गया है ताकि नेटिव कोड में लॉगिंग का सपोर्ट मिले, ठीक है, मतलब लॉग वगैरह के लिए, ठीक है। ये टारगेट लिंक लाइब्रेरी इसलिए है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नेटिव लिब को लॉग लाइब्रेरी के साथ लिंक कर रहा है ताकि हम नेटिव कोड में एंड्रॉयड के लॉग्स फंक्शन को यूज कर सकें, ठीक है, लॉग वगैरह के लिए है, ठीक है। अब ये आता है ये फाइल, ठीक है, ये मेन जो हमारा है, जैसे हम सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिखा गया, ये इंक्लूड डॉट जी एन आई डॉट एस है, जावा और सी प्लस प्लस के बीच ब्रिज बनाने के लिए जे एन आई का यूज किया गया, जावा नेटिव इंटरफेस का यूज किया गया है, ठीक है। ये मतलब इसका ये चीज़ है, ठीक है। सी प्लस प्लस और जावा के बीच में ब्रिज बनाने के लिए जे एन आई का यूज किया गया है, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इसका इसका यूज इसलिए गया है जो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटर्नल जे एन आई जिंक जो है EXCTN जो सी लिखा है, ये सी प्लस प्लस कंपाइलर को बताता है कि ये फंक्शन सी टाइप लिंकेज फॉलो करेगा, ठीक है। और जिन एक्सपोर्ट जे स्ट्रिंग जिन कॉल का मतलब क्या होता है, JNI फंक्शन को रिटर्न टाइप जे स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग है, ठीक है। और जावा डॉट कॉम का ये है, ये क्या बताता है कि आपकी क्लास किस में आपको करना है, मतलब ये क्या बताता है कि आप किस में आपको लगाना है, कि मतलब नेमिंग कन्वेंशन है, फॉलो करता है। जावा क्या होता है, जावा जावा हो गया पैकेज का नाम होता है इसमें, ठीक है। फिर क्लास का नाम होता है, फिर मेथड का नाम होता है, जैसे मैंने जो मेरा जावा हो गया, पैकेज का नाम कॉम एग्जाम्पल आर्किटेक्चर है, एपीआई फोल्डर है, फिर रेट्रोफिट इंटरफेस के पास रेट्रोफिट इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ का एपीआई है, एपीआई के बाद रेट्रोफिट इंटरफेस है, और फिर जो गेट बेस यूआरएल है, ठीक है, जिसके लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करना पड़ता है मेथड का, ठीक है, ठीक है, मैच करता है। फिर जो स्टीडियो ये है, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, इसका जो स्टूडियो स्ट्रिंग बेस यूआरएल है, हम अपना यूआरएल डिफाइन करते हैं, एपीआई बेस यूआरएल सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किया गया है। और जो रिटर्न ईएनबी न्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये रिटर्न करता है यूआरएल, ठीक है, जो सी प्लस प्लस इसको स्ट्रिंग जावा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न किया गया है, ठीक है। तो ये करता है, ठीक है। अब हमारा जो अब हमें सी प्लस जहाँ पे इसको यूआरएल को यूज करना पड़ेगा ना, उस फोल्डर में हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, या इनिट करना पड़ता है, ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है। इनिट सिस्टम लोड लाइब्रेरी हम अपना इनिट करवाते हैं कि भाई ये हमारा लोड हो रहा है, ठीक है, नेटिव लाइब्रेरी, ठीक है। और इसके बाद गेट बेस यूआरएल जो होता है, ठीक है, यहाँ डिफाइन हो जाता है, और ठीक है, ये अपना यूज हो जाता है यहाँ से, ठीक है, और ले लेता है। जब ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है तो ये सीधे आपका आ जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है ये। तो बस इतना ही काम करना होता है, कुछ नहीं, ठीक है। बस आपका जहाँ पे बेसिक यूआरएल होता है, जहाँ जहाँ भी आपको नेटिव लाइब्रेरी को आपको करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे जिस भी, तो ये इनिट करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये गेट बेस यूआरएल का होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है तो ये स्ट्रिंग लगाना पड़ता है। यहाँ स्ट्रिंग दिया था, जैसे नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, यहाँ बेस यूआरएल लिख देते हैं ना, ठीक है, बेस यूआरएल का लिख देते हैं ना, मतलब कि अगर मतलब यहाँ पे ऐसे कैसे फन
यहाँ पे अपना जो हमारा एपीआई के यूआरएल होते हैं, जो भी होता है हम लिख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जब हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें वैसे यूज करना पड़ता तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्राइवेट एक्सटर्नल फंड। एक्सटर्नल मतलब हमारा जो नेटिव लाइब्रेरी है यहाँ पे डिफाइन करना, तो गेट बेस यूआरएल, जैसे यहाँ पे मैंने गेट बेस यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक है। गेट बेस यूआरएल मैंने ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेथड का नाम है, ठीक है, जो मेथड का नाम है रेट्रोफिट इंटरफेस, यहाँ पे ऐसे डिफाइन। अगर दूसरा करना पड़ता है फिर ऐसे ही नया, अगर दूसरा और भी यूआरएल आपके और भी कोई यूआरएल है या कोई और भी है तो इसके लिए ऐसे डिफाइन करना पड़ता है दूसरे के लिए, मतलब सबके लिए ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे सेकंड यूआरएल अगर आपके पास हो तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दो सब, ठीक है, इसके लिए। तो ऐसे ही दूसरे के लिए फिर यहाँ पे दूसरा बना दो, कहाँ गया, हाँ, जैसे यहाँ मैंने अभी जैसे दूसरा यूआरएल है तो गेट पे सेकेंडरी यूआरएल बना दो ऐसे ही। तो एक बार डिफाइन कर दो कि जितना भी यूज करना पड़ेगा इस फोल्डर के लिए, मतलब मेनली इस फोल्डर। अगर दूसरे के लिए कहीं यूज करना पड़े दूसरे के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं जहाँ भी आपको लगाना हो तो, ठीक है। तो ये होता है एनडीके, ठीक है जी, जो हम यूज करते हैं सिक्योर करने के लिए, ठीक है। ये होता है सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हम जो देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं कि भाई इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी लगा देते हैं ऐप में, जैसे सेट प्रेफरेंस वगैरह में, ठीक है, वो भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको लगाना हो तो लगा सकते हो, लेकिन मेनली हमारा एपीआई यूआरएल होता है, ठीक है। इनक्रिप्शन सेट प्रेफरेंस में तो कुछ मिलता भी नहीं है, वो तो कैश कैश में ही डिफाइन होती है, ठीक है। तो उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। उसको लगाने का ना लगाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो हमारा पूरे ऐप में होता है बेस यूआरएल होता है और कोड वगैरह होता है कुछ, तो प्रोगार्ड आप इनेबल कर दोगे, एनडीके यूज कर लो, तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, मतलब सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अगर और ज़्यादा एडवांस करना होता है तो प्रोगार्ड रूल्स होता है, ठीक है। ये प्रोगार्ड रूल्स होते हैं, आप इसको आप कर दोगे तो ये उसके पार्टिकुलर आप क्या होता है, पार्टिकुलर उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए कर सकते हो। जो प्रोगार्ड रूल का मतलब R8 के साथ, प्रोगार्ड और R8 के साथ यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रोगार्ड रूल है इसका काम क्या होता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, जैसे मेथड और रिसोर्सेज को प्रोगार्ड आर्ट ऐसे बचाने के लिए लिखते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपने गेट यूजर डेटा लिखा है, मान लो ओरिजिनल कोड है, तो ये आप लगा दोगे तो क्या करता है, तो जैसे आप कोई वो करेगा ना, तो जब एक्सपोर्ट करेगा आपको, तो उसका जैसे आपने कहीं गेट यूजर डेटा लिखा है ना, तो क्या करेगा वो जैसे जैसे फन गेट यूजर डेटा आपने कोई लिखा हुआ है, तो क्या करेगा आप जब वो इन्हें डिकम्पाइल करेगा तो उसको गेट यूजर डेटा नहीं नाम मिलेगा, उसको मिलेगा जैसे फन ए मिल गया, बी मिल गया, जेड मिल गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई क्या चीज़ है, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर कोई एपीके डिकम्पाइल करेगा तो उसको असली कोड नहीं दिखेगा। प्रोगार्ड वेरिएबल क्लासेस और मेथड नेम को रैंडम नेम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। और क्या होता है, कोड स्ट्रिंकिंग कर देता है, अनयूज्ड कोड रिमूव करना, मतलब अगर कुछ क्लासेस या मेथड कहीं यूज नहीं हो रहा है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उन्हें रिमूव कर देगा ताकि एपी की साइज कम हो जाए, ठीक है। बट प्रॉब्लम कभी कभी प्रोगार्ड इंपॉर्टेंट कोड भी हटा सकता है, इसलिए प्रोगार्ड रूल प्रो में स्पेसिफाई स्पेसिफाई रूल सेट करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर मान लो कुछ आपने यूज कहीं किया हो तो उसको हटा देता है कभी कभी, तो इसलिए स्पेसिफाई कर दोगे तो वो रहेगा डिफाइन, ठीक है। ठीक है, जैसे कोई स्पेसिफाई क्लासेस को प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे अगर कोई क्लास या मेथड आपको प्रोगार्ड रिमूव ना करे तो माइनस कीप रूल लिख के कर देते हो। मान लो ऐसा आपको, मान लो जैसे ये आपको कोई क्लासेस उसको रिमूव ना करना हो, मतलब आपको भाई रखना हो, ठीक है, कोई क्लास यहाँ पे रखना हो, ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं कि जैसे मैंने अभी लगाया है ना,
प्रिवेंट लगाया। कीप का मतलब क्या होता है कि वो आपको डिफाइन करेगा, मतलब कि ये हटाएगा नहीं, रूल्स लिखना जरूरी है। ठीक है, ये रूल इंश्योर करेगा कि जेसन पार्सिंग वाले क्लासेस रिमूव या रीनेम ना हो। ठीक है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इसको प्रोगार्ड रूल नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ वो बता दिया था उल्टा, तो इसको ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब अगर प्रोगार्ड आपने इनेबल कर रखा है ना build.gradle फाइल में यहाँ पे, तो ये आपको प्रोगार्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और गैडल प्रॉपर्टी में अगर आपने आर्ट किया है तो आपको रूल लिखने की जरूरत है, वो अपने आप ही कर देगा मैनेज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें हो, प्रोगार्ड रूल्स में आप लिख सकते हो भाई ये इस चीज़ कीप रखने के लिए, मतलब जैसे वो ना करे, नाम वही रहे, उसके लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हम देख सकते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है।